नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत महाराष्ट्र की ही खबर के साथ। पहले तो एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी और अब उस शिवाजी पार्क पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है, जहां शिवसेना हर बार भव्य तरीके से दशहरा रैली करती रही है। इस बार भी शिवसेना ने यहां पर दशहरा रैली करने के लिए इजाजत मांगी है अर्जी देकर, लेकिन बीएमसी और पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिल सकी है। शिंदे और बीजेपी सरकार ने इस मामले को उलझाए रखा है। क्या है पूरा विवाद, आपको सुनील सिंह इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इस बार दशहरा रैली के लिए शिवसेना को शिवाजी पार्क मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। दादर में शिवाजी पार्क और शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का पार्टी में एक अहम स्थान है। शिवसेना 56 साल से शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली करती आ रही है, लेकिन इस बार राज्य सरकार और बीएमसी में सत्ता नहीं होने की वजह से मामला गड़बड़ लग रहा है। खबर है कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट खुद शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली कर शिवसेना को एक और बड़ा झटका देने की कोशिश में है। आज तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे चलना है। जो परंपराएं उन्होंने चालू की थी, उन परंपराओं को कायम रखना है। ये भी शिवसेना होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी से परे नहीं हटेंगे। 2 साल दशहरा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, दशहरा रैली नहीं हो पाई यहाँ पर कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत करके उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, उसके बाद जो है कि शिवसेना को एक अच्छा मौका है यहाँ पर बड़ी दशहरा रैली करके अपनी ताकत दिखाने का और अपनी पार्टी में फिर से नई जान फूंकने का। पर यही एक समस्या हो गई है। शिवसेना की तरफ से बीएमसी में इस मैदान के लिए पत्र तो दे दिया गया है, लेकिन अभी तक बीएमसी ने उसे इजाज़त नहीं दी है। इससे एक नया कयास पैदा हो गया है और कयास ये लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट भी यहाँ पर अपनी रैली करके दशहरा के दिन अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। इसीलिए अब ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर इस शिवाजी पार्क पर रैली, दशहरा रैली होगी तो किसकी होगी। लेकिन इस बार अर्जी देने के बाद भी बीएमसी ने अब तक शिवसेना को दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी है। शिवसेनेचा म्हणजे आमचाच होणार, शिवसेनेचाच होणार। असली शिवसेना की यानी हमारी दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। राज्य भर से शिवसैनिक इस रैली के लिए पहुंचेंगे। सरकार अनुमति देगी नहीं देगी ये तकनीकी बातें हैं। हम नहीं जानते कोई रैली कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दसऱ्याला होणार, शिवतीर्थावरतीच होणार। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हालांकि अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके नेताओं की तरफ से गोलमोल जवाब से शिवाजी पार्क, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश का नया अखाड़ा बनता दिख रहा है। शिवाजी पार्क पे दशहरा रैली पर कब्जा करके अगर वो ये साबित कर देते हैं कि सबसे ज्यादा शिवसैनिक हमारी रैली में थे, तो आगे चल के जो हमारा जो दल बदल कानून है उसमें सबसे बड़ी यही बात कही गई है कि पार्टी का जब विघटन हो जाता है तो वो मूल रूप से होना चाहिए। जमीन से लेके ऊपर सारी जो रचना है उसमें विभाजन होना चाहिए, और इस प्रयास में मुझे लगता है वो दिखा देंगे कि शिवसेना की रैली नहीं हो पाई, दशहरा रैली, और हमने जो रैली लेने की, और मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो गुट है शिवसेना का, वो अपनी रैली लेगा। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जारी असली नकली शिवसेना के संघर्ष के बीच ही अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि इस बार शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली किसकी होगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के निशाने पर रही आम आदमी पार्टी ने अब उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि जब विनय सक्सेना खादी ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन थे, तब उनकी सरपरस्ती में नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम हुआ। बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी विधायकों का धरना। आम आदमी पार्टी विधायकों ने सोमवार की रात विधानसभा में ही रुकने का फैसला किया है। मांग है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सीबीआई जांच हो और वो इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर आरोप लगाया है कि जब वो खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष थे, तब नोटबंदी के दौरान उनके नीचे 500,000 के नोट बड़े पैमाने पर बदले गए और काले धन को व्हाइट किया गया। खादी ग्रामोद्योग के अंदर काम करने वाले 2 कैशियर जो हेड कैशियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाता था ऑफिस में और कहा जाता था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है। चेयरमैन साहब मतलब विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है। आम आदमी पार्टी ने खादी ग्राम उद्योग के 2 कैशियरों
संजीव कुमार और प्रदीप यादव के बयान के आधार पर ये आरोप लगाया है। इन दोनों ने सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियों को दिए अपने लिखित बयान में दावा किया है कि उन पर ये काम कराने के लिए दबाव बनाया गया। उन्हें अफसरों ने कहा कि ये सब चेयरमैन साहब का है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। नोटबंदी के समय नवंबर 2016 में विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। खबर लिखे जाने तक उपराज्यपाल का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पर एक्साइज और क्लासरूम घोटाले के आरोप लगे हैं, जिनसे ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की सरकार इसलिए बौखला गई है क्योंकि उनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और उपराज्यपाल महोदय ने उन पर कॉग्निजेंस लिया है। उपराज्यपाल जी ने ये पूछा है कि आपने 2.5 साल से ये रिपोर्ट क्यों दबा रखी थी और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। स्कूलों के कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उपराज्यपाल जी ने पूछा है कि शराब नीति में जो घपला किया उसको सीबीआई को मामले को दिया और आपने अपनी शराब नीति वापस ले ली, तो आपका सारा भ्रष्टाचार जो आप कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग गई। अगर उपराज्यपाल जी ने कहा कि आपकी 47 फाइलें जो हैं ये बिना साइन के आ गई हैं, इन पर हस्ताक्षर करिए, क्योंकि अगर सरकार का मुखिया हस्ताक्षर नहीं करेगा तो गवर्नर के पास संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। तो इन सब चीजों से बौखला के और वो सच्चाई को झुटलाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। रेल में आने की जरूरत नहीं पड़ जाती है, रेल में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ जाती है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा सदन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव रखने से हुई, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी विधायकों ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए तो उसके बाद विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हो पाई और लगातार हंगामे के बाद विधानसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अभी तक बीजेपी बोल रही थी कि जांच से घबराना कैसा, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो पाक साफ निकल ही आएंगे। अब आम आदमी पार्टी भी वही बोल रही है कि जांच से घबराना कैसा, अगर कुछ नहीं किया है तो पाक साफ निकल ही आएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लाइनें अब मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन तलवारें दोनों में खिंची हुई हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई जारी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा में 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को ध्वस्त करने का जो ऑपरेशन था वो 100% सफल रहा, लेकिन अब इससे निकले 80,000 टन मलबे को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है और ये काम 3 महीने में पूरा करना है। कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। वाटरफॉल तकनीक का कमाल देखिए। 103 मीटर ऊंचे गगनचुंबी ट्विन टावरों के ध्वस्त होते ही करीब 80,000 टन मलबा सीधे नीचे गिरा, जिसमें से करीब 50,000 टन मलबा बेसमेंट में समा गया, जबकि 30,000 टन से ज्यादा मलबा ऊपर पड़ा है। मलबे का पहाड़ यहाँ पर जो पूरा ट्विन टावर है उसने एक तरह से मलबे के पहाड़ का रूप ले लिया है। और आप देखें कि यहाँ पर ये जो बेसमेंट है ट्विन टावर का, उसमें हजारों टन मलबा समा गया है। बाकी का जो मलबा है वो करीब 10 से 15 मीटर ऊंचा है, बल्कि 20 मीटर ऊंचा होगा। तो ये जो पूरा मलबे का पहाड़ है, ये देखिए कि किस तरह से अलग अलग फ्लोर्स भरभरा के एक दूसरे के ऊपर गिर गए। ट्विन टावर से एमरेल्ड कोर्ट सोसाइटी के पहले टावर की दूरी महज 9 मीटर थी, लेकिन इस टावर के किसी भी फ्लैट के शीशे तक को नुकसान नहीं हुआ। टावर और सोसाइटी पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ भी डैमेज नहीं है, 0% है। 4-5 ग्लासेस टूटे हैं, वो और 5-10 ग्लासेस का रिपोर्ट आएगा, वो रिप्लेस कर देंगे। एडिफिस उनको रिप्लेस करा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिफिस को आई गिव फुल मार्क्स कि उन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में हुआ, बट कुछ जो शायद टुवर्ड्स हमारे नेबर के यहाँ टिल्ट करा है तो उनको थोड़ा डैमेजेस हुए हैं, तो विच इज सैड पार्ट, बट ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन। ट्विन टावर से महज 27 मीटर दूर एटीएस विलेज सोसाइटी की बाउंड्री वॉल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, साथ ही कुछ घरों के शीशे टूटे हैं। ट्विन टावर गिरते वक्त हवा का रुख इस सोसाइटी की तरफ था, इसलिए धूल भी यहाँ काफी ज्यादा आई, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। मेन हाल तो एकदम ठीक है, लोग वापस आ गए हैं, सारी सर्विसेज चल रही हैं, बिजली, पानी, लिफ्ट, गैस। 2 टावर में गैस की प्रॉब्लम है क्योंकि उनके यहाँ भी जियो टेक्सटाइल लगे हैं, वो हट रहे हैं। हमारे ख्याल से शाम तक वहाँ भी रेस्टोर हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम गंदगी की थी और मलबे की, उसकी सफाई का काम चल रहा है, वो
2-3 घंटे में क्लीन वो हमारे ख्याल से शाम तक वो भी काफी हो जाएगा। हम रात आ पाए, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे धूल इतनी डस्ट है कि रहना मुश्किल है। लगता है परमात्मा अगर बवंडर कुछ करे, हवा ज्यादा तेज चले बारिश से, तब बचाव है, अन्यथा बचाव नहीं है। पक्षी बहुत परेशान है, 8 से 10 पक्षी मरे पड़े हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के 2 विभाग, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के 7 वैज्ञानिकों की देखरेख में नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया। CBRI ने ही एडिफिस और जेट जैसी दोनों कंपनियों का चयन भी किया। 1400 to 1500 टायर्स हम लोगों ने वहाँ पर बिछाया था। ओके। लॉरी के टायर थे, वहाँ पर हम लोगों ने एम्बैगमेंट बनाया था, हाई एम्बैगमेंट बनाया था, इम्पैक्ट कुशन बोलते हैं जिसको। लॉरी का टायर आपने बोला कि 1400-1500 टायर आपने यूज किया, गीला मिट्टी एक तरीके से यूज किया, एम्बैगमेंट, हाँ एम्बैगमेंट बनाया। और क्या था? बेसिकली स्पेसिफिकली और गेल पाइपलाइन के नीचे ऊपर एट द सरफेस में हम लोगों ने 5 mm थिक सीट बिछाया था, स्टील सीट बिछाया था, MS का सीट। और ये देखिए इस तरीके से साफ सफाई में जो कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। और ये मलबा जो है अंदर में आप देखिए इस तरीके से मलबा यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो साफ सफाई यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाएं कि किस तरीके से ट्विन टावर की वजह से जो है वो ATS विलेज का जो वॉल है वो गिरा है। और यहाँ पर उसी को साफ सफाई जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये फिलहाल जो दीवार है और ये ट्विन टावर का ही मलबा आपको नज़र आ रहा होगा सामने में, ये मलबा है जिसको यहाँ पर क्रेन के जरिए साफ सफाई करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के हेल्प से उनका एक CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है नोएडा के अंदर, तो वहाँ पे बातचीत किया गया। फिर वो कितना अकोमोडेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका ये कहना था कि हम जो है 250 से 300 टन डेली बेसिस पे हम लेके प्रोसेसिंग करके उठा सकते हैं। तो फिर एक प्लान तैयार किया गया कि ये पोस्ट डिमोलिशन जो डिमोलिशन हो जाएगा 3 महीने में ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। इस डेमोलिशन को अंजाम देने वाली भारतीय कंपनी एडिफिस से जुड़े उत्कर्ष मेहता, मयूर मेहता और दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जेट डेमोलिशन के MD जॉय ब्रिंकमैन ने ट्विन टावर को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों कंपनियां इससे पहले भी कई टावर गिरा चुकी हैं। Well, now the plan here is for Edifice to carry out the secondary breaking of this debris and then recycle everything and have the site clean within 3 months. 80,000 टन अंदाजित है, जिसमें से 50,000 टन मलबा बेसमेंट और पोडियम में B1 B2 और पोडियम में जाना है। उम्मीद है 25 से 30,000 टन मलबा जाएगा CND वेस्ट प्लांट सेक्टर 80 नोएडा अथॉरिटी और रामकी का जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पे। मलबा हटाने काम आप लोग साथ में करेंगे या अथॉरिटी अकेले करेगी? नहीं, अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी, वो एडिफिस का ही काम है और एडिफिस ही करेगी। ट्विन टावर तो महज कुछ सेकेंड में ध्वस्त हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ट्विन टावर खड़ा करने के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कितने घंटे, कितने महीने और कितने सालों में कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी समस्या धूल की है, जिसकी सफाई के लिए नोएडा अथॉरिटी के सैकड़ों कर्मचारी दर्जनों वाटर टैंकों के साथ सोसाइटी और सड़कों की सफाई में लगे हैं। आसपास की सोसाइटियों में अधिकतर लोग अब लौट आए हैं। नोएडा से अपने सहयोगी परिमल कुमार और कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। पस से भरे लाल चकत्ते और छाले वाली टमेटो फ्लू जैसी दिखने वाली बेहद संक्रामक जो बीमारी है वो मुंबई में भी अब दस्तक दे चुकी है। 10 साल से कम के बच्चे तेजी से इसका शिकार मुंबई में होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर अस्पतालों में देखा जा रहा है कि OPD में 50% बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित दिख रहे हैं। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी यानी HFMD के मामले मुंबई के बच्चों में बढ़े दिख रहे हैं। मुंबई के KJ सुमैया अस्पताल की OPD में करीब 50% बच्चे इसी तकलीफ के साथ पहुंच रहे हैं। इसे टमेटो फीवर की ही एक किस्म कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हाथ, पैर और मुंह में लाल टमाटर जैसे चकत्ते या छाले दिख रहे हैं। दानों में पस भरा होने के कारण इनमें खुजली या दर्द होता है और बच्चों के लिए खाना ही नहीं, पानी पीना तक मुश्किल हो रहा है। 10 साल तक के उम्र वाले मरीजों में बीमारी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा 2 साल तक के बच्चों पर इसका असर है। शी इज 8 months old, तो उनका अभी 3-4 days से थोड़ा रैशेस हुआ है
ओके, सो फीवर तो नहीं है अभी, बट उनका खाने का इंटेक थोड़ा कम हो गया है। बॉडी में अभी थोड़ा स्किन में हुआ है, अभी अपना फेस में हुआ है थोड़ा, और लेग में हुआ है। ओपीडी में तो एटलीस्ट 30 to 50% पेशेंट अभी लास्ट 2 वीक से तो हैंड फुट माउथ डिजीज के पेशेंट हम लोग देख रहे हैं। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर में और ज़्यादा चांसेस है कि मतलब ये पेशेंट हमारे पास आएंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीक से तो ये नंबर्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। और ये एक वायरल डिजीज़ है, एंटेरो वायरस ग्रुप से ये हैंड फुट माउथ डिजीज़ होता है, और ये कम्युनिकेबल टाइप है, ट्रांसमिशन होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को। इसी के कारण ये काफ़ी ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुए हैं इसके। राहत की बात बस ये है कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन ठीक होने में करीब 1 हफ्ते से 10 दिन तक का समय लग रहा है। हिंदुजा और मेडिकवर जैसे अस्पताल भी ओपीडी में रोजाना ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या देख रहे हैं। तो हम टोमेटो फ्लू बोलते हैं। ये कोई अलग बीमारी नहीं है, ये हैंड फुट माउथ डिजीज का ही एक टाइप है। इसमें जो बच्चे में हाथ और पैर में जो रैश आते हैं वो बड़े होते हैं, ब्लिस्टर होते हैं, उसमें ज्यादा पानी भरता है और उसकी वजह से वो लाल दिखता है, इसलिए उसको नाम टोमेटो फ्लू दिया गया है। और ये रैश स्पेसिफिक एरिया तो बॉडी में आता है, मेनली ऑन द पाम, सोल्स, नीज, बटक्स एंड इनसाइड द माउथ। ये रैश थोड़ा पेनफुल होने के कारण उसमें बच्चे थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और कम खाते हैं। और इस तरह का आउटब्रेक लास्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं, और मेरे ओपीडी में लगभग मैं 50% पेशेंट यही देख रहा हूँ लास्ट 1 मंथ से। ये संक्रामक बीमारी है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों के ठीक होने तक उन्हें दूसरे बच्चों के संपर्क से बचाया जाना चाहिए। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और लालबाग के राजा की पहली झलक आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा की आज पहली झलक दिखाई गई। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को है। 11 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीते साल कोरोना की वजह से लालबाग के राजा के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा थी। इस साल कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।